लेक्चर 71 मैं प्रेग्नेंट हूँ। दिलकश के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही बैठकर शुक्र का सजदा किया और वापस उठकर कमरे में इधर से उधर देख अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और खिलखिलाते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए दिलकश की पायलें छन छन का शोर कर रही थी। उसकी पायलों का शोर सुनते ही अश ने बिना मुड़े उसे कहा, आराम से खरगोश। इस वक्त अश किचन में था और खाना बना रहा था। दिलकश ने किचन में आकर उसे पीछे से हग कर लिया। पूरे किचन में खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई थी। दिलकश ने अपने होठों पर जीभ फिराए और अश के पास खड़े होकर वह सब्जी को टेस्ट करने के लिए उसमें उंगली डालने वाली थी, तभी अश ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा और कहा, इट्स हॉट बेबी। दिलकश ने अश के गालों पर पड़े डिंपल्स को देखकर कहा, पर हिटलर से ज्यादा तो नहीं है। उसकी बात सुनकर अश ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया और सीधे दिलकश की आंखों में देखते हुए कहा, यू आर सो कैप्टिवेटिंग माई बेबी बेगम। अश की बात सुनते ही दिलकश की आंखें चमक उठी और उसने सहमति में हाँ में सिर हिलाया। उसने अश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए कहा, हिटलर चलो अभी गिफ्ट टाइम है। वेट दिल कहकर दिलकश से अपना हाथ छुड़ाकर वो दोबारा किचन में आया और गैस बंद कर वापस दिलकश के पास गया। दिलकश डाइनिंग टेबल की चेयर पर खड़ी हुई और उसने अश की आंख पर ब्लाइंड फोल्ड बांधा। दिलकश की एक्साइटमेंट अश को खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। वह अश का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाने लगी तो अश ने उससे कहा, आराम से दिल, लग जाएगी। दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, नहीं लगेंगी, आप हैं ना मुझे संभालने के लिए। दिलकश उस पर इतना विश्वास करती थी। पट्टी अश की आंखों पर बंधी हुई थी, पर फिर भी उसे अश पर विश्वास था कि वह दिलकश को गिरने नहीं देगा और बचा लेगा। उसके विश्वास को जानकर अश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह अश को लेकर गार्डन में आए और उसने अश के पीछे खड़े होकर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। वह वापस अश के सामने आए और उसने खुशी से ताली बजाते और उछलते हुए कहा, तड़ा। सामने देखकर अश की आंखें हैरानी और सरप्राइज से बाहर आने को थी। उसकी आंखों के सामने एक नई चमचमाती बाइक खड़ी हुई थी, अश की फेवरेट बाइक, और यह वही सेम मॉडल था जिसे कई सालों पहले अश ने दिलकश के स्कूल एडमिशन के लिए बेचा था। अश हैरान होकर उस बाइक को देख रहा था। इतने में दिलकश खुशी से उछलते हुए उसकी बाहों में आ गई। उसने अश की कमर पर अपनी बाहें लपेटकर सिर उठा, उसे देखा और बड़ी आशा से पूछा, कैसा लगा गिफ्ट। उसकी आवाज़ सुनकर अश होश में आया और उसने सिर झुकाकर दिलकश को देखा और जो उसे दिख रहा था वो थी -11 साल की एक छोटी सी बच्ची जो हमेशा की तरह खुशी से उछल रही थी। वैसे तो तोहफा उसने अश के लिए खरीदा था, पर दिलकश की खुशी और एक्साइटमेंट साबित कर रही थी कि अश उसके लिए कितना मायने रखता है। अश खुलकर मुस्कुराया और उसने दिलकश के माथे पर चूम कर कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बेबी, मुझे सिर्फ तुम हमेशा अपने पास और साथ चाहिए हो। कहकर उसने दिलकश को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दिलकश ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है हिटलर, इतना कोई नहीं कर सकता। मैं तो अम्मा के बिना बहुत पहले ही मर जाती, पर वो आप थे। आप मेरा सपोर्ट, मेरे जीने की वजह बने। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अश को पसंद थी और वह अपनी पूरी जिंदगी हर दिन दिलकश की आंखों में ये चमक देखना चाहता था। अश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, और तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें खुदा ने एक वाहिद जरिया बनाकर भेजा मेरे लिए। तुमने मुझे जीना, मरना, सहना, मेहनत करना सब सिखा दिया। दिलकश ने अश का हाथ पकड़ आगे किया और उसके हाथ में बाइक की चाबी रखकर कहा, आप एक बार बाइक चला कर देखिए। अश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी उन्हें अल्फेज की गाड़ी पोर्च में आती दिखी। अल्फेज और इनायत दोनों गाड़ी से उतरे। दिलकश और इनायत तो एक दूसरे को देखते ही भाग आए और गले लग गई। अल्फेज और इनायत ने भी एक दूसरे को साइड हक किया। अल्फेज ने अपनी भौहें चढ़ाकर अश से पूछा, तो कैसा चल रहा है शौहर होने का सफ़र। तेरे आने से पहले तक तो ठीक था, अब तेरी शक्ल देख ली, पक्का कुछ गड़बड़ होनी है। अश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और अश की बात सुनकर दिलकश और इनायत को हंसी आ गई थी। अल्फेज ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मिठाई का डब्बा निकाला और कहा, ले मिठाई ठूस, नई बाइक मुबारक हो। बोलकर उसने डब्बे से मिठाई निकाली और अश को मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खिलाया। तुझे भी, कहकर अश उसे घूरने लगा क्योंकि अल्फेज ने मिठाई का 1/4 हिस्सा खिलाया था। दिलकश और इनायत तो बात करते हुए घर के अंदर चली गई। वही अश और अल्फेज गार्डन में जाकर बातें करने लगे। अश ने अपने दोनों हाथ पॉकेट से डाले।
वह आज बहुत खुश था, साथ ही मौसम भी बहुत ही अच्छा और खुशनुमा था। शांत और ठंडी हवा चल रही थी। आशा ने उससे पूछा, और बाकी सब ठीक घर पर? हाँ, सब ठीक। तू बता, गिफ्ट कैसा लगा? दिल बहुत टाइम से बाइक के लिए पैसे जमा कर रही थी, अल्फेज ने उसे देखते हुए कहा, और वह आशा से बात करते हुए लगातार मिठाई खा रहा था। आशा ने उसे देखना में सिर हिलाया और अल्फेज के हाथ से मिठाई का डब्बा छीनकर कहा, बस कर, मर जाएगा इतनी मिठाई खाकर। फिर अल्फेज की पॉकेट से मिठाई निकालते हुए उसने पूछा, और तुझे पता था इस बारे में? हाँ, मुझसे ही तो उसने बाइक कंपनी की डिटेल्स मांगी थी। वो तुझसे बहुत प्यार करती है आशा, और मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ आशा भाई, उसने नाटक करते हुए कहा, और आशा को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल ली। आशा पीछे हट गया और उसने कहा, ओए हद नहीं कर यार, तू नहाया कब से नहीं है? अल्फेज ने मुंह बना आशा को घूरते हुए कहा, चुप रह। मैं वो अल्फेज नहीं हूँ जो बिना नहाए परफ्यूम से काम चला लेता था। मेरी बीवी है यार, और अब वो बिना नहाए पास भी नहीं आने देती है। उसकी बात सुनकर आशा हल्का सा हंस दिया, और वह अपने दिमाग में सोचने लगा कि डिनर के बाद वह दिलकश से कोई ज़रूरी बात करेगा। थोड़ी देर बाद आशा ने उसे देखना में सिर हिलाया और अल्फेज के हाथ से मिठाई का डब्बा छीनकर कहा, बस कर, मर जाएगा इतनी मिठाई खाकर। फिर अल्फेज की पॉकेट से मिठाई निकालते हुए उसने पूछा, और तुझे पता था इस बारे में? हाँ, मुझसे ही तो उसने बाइक कंपनी की डिटेल्स मांगी थी। वो तुझसे बहुत प्यार करती है आशा, और मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ आशा भाई, उसने नाटक करते हुए कहा, और आशा को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल ली। आशा पीछे हट गया और उसने कहा, ओए हद नहीं कर यार, तू नहाया कब से नहीं है? अल्फेज ने मुंह बना आशा को घूरते हुए कहा, चुप रह। मैं वो अल्फेज नहीं हूँ जो बिना नहाए परफ्यूम से काम चला लेता था। मेरी बीवी है यार, और अब वो बिना नहाए पास भी नहीं आने देती है। उसकी बात सुनकर आशा हल्का सा हंस दिया, और वह अपने दिमाग में सोचने लगा कि डिनर के बाद वह दिलकश से कोई ज़रूरी बात करेगा। थोड़ी देर बाद वह चारों साथ में डिनर कर रहे थे। आशा लगातार अल्फेज को कुछ न कुछ कहकर उसे परेशान कर रहा था, और अल्फेज की एक अच्छी बहन और दोस्त होने के नाते अल्फेज की तरफ से दिलकश अपने शौहर को हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। उनकी नोक-झोंक देखकर अल्फेज और इनायत को हंसी आ रही थी। आशा ने खाना खाने हुए दिलकश को चिढ़ाने के लिए कहा, पिद्दी। दिलकश ने उसे अपनी 2 उंगली से इशारा करके कहा, वो आप हैं। अल्फेज को दिलकश का कहा डबल मीनिंग समझ आ गया था, और इस वजह से जोर जोर से हंसने लगा, पर इनायत उन्हें ना समझी से देख रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। आशा तिरछा मुस्कुराया और उसने धीरे से अपना हाथ दिलकश की कमर पर रखकर उसकी कमर को दबाया। दिलकश ने सिर घुमाकर उसे घूरा और धीमी सी आवाज में कहा, छूना नहीं मुझे। आशा ने भौहें चढ़ाकर धीरे से उससे कहा, ओह मेरी बिल्ली, मुझसे ही म्याऊं। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपने गाल फूला लिए और अपना मुंह बना लिया। इधर अल्फेज तो इनायत की प्लेट से खाना चुरा रहा था, क्योंकि इनायत तो कॉल पर बात कर रही थी। अचानक उसकी नज़र अल्फेज पर गई और उसने अपनी फॉक अल्फेज के हाथ में चुभा दी। अल्फेज ने उसे देखा और उसे खुद की तरफ घूरता पाकर वह मुंह फूलाकर सीधा बैठ गया। वही दिलकश आशा से बात नहीं कर रही थी, इसलिए आशा बार बार उससे खाने की कोई ना कोई चीज़ पास करने को कह रहा था। उसने एक बार फिर दिलकश से कहा, सॉस पास करना दिल। दिलकश ने इस बार उसकी तरफ बिना देखे ही उसके सामने सॉस का बॉटल रख दिया। दिन के बाद अल्फेज और आशा खाने की प्लेट्स और बर्तन साफ कर रहे थे। वही इनायत और दिलकश बातें करते हुए डाइनिंग टेबल को साफ कर रही थी। इनायत ने बेहद ही धीमी सी आवाज में कहा, दिल। दिलकश ने अपना काम करते हुए कहा, हाँ बोलो। इनायत ने परेशान होते हुए बेहद ही धीमी सी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अल्फेज को अभी नहीं बताना चाहती, सरप्राइज देना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, मैं कल की अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। ओके, और टाइम और एड्रेस के बारे में तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। इनायत ने मुस्कुराते हुए दिलकश के गालों पर खींचते हुए कहा, माय बेबी सिस्टर। दिलकश ने शिकायत भरे लहजे में उससे कहा, यार प्लीज बेबी नहीं बोलो। इनायत ने हल्का सा हंसकर उससे कहा, सॉरी, पर मैं इस मामले में आशा भाई की टीम को सपोर्ट करती हूँ। अल्फेज और इनायत भी किचन से बाहर आ गए थे। इनायत की बात सुनते ही आशा ने दिलकश को देख उसकी तरफ आई विंक की। वही दिलकश ने चिढ़ते हुए आशा को अपनी जीभ दिखाए और आशा उसे देखकर मुस्कुरा दिया। 72 आशा को गोली लग गई। अल्फेज 50 शेड्स ऑफ ब्लू। हॉस्पिटल में। हाँ 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 हाँ। दिलकश अपना पेट पकड़ इनायत को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। वही इनायत नाराजगी से उसे देख रही थी। तभी पियून ने डोर पर नॉक किया और वह कोई फाइल देने के लिए दिलकश के पास आया था।
दिलकश ने तुरंत ही हंसना बंद किया और प्रोफेशनल तरीके से कहा, यस ब्रिंग इट। वही इनायत ने दिलकश के इस बदलते रूप को देखकर अपनी आंखें रोल की और पियोन के जाने के बाद शिकायत भरे लहजे में कहा, हाउ मीन। दिलकश ने उसे देखकर खिलखिलाते हुए कहा, क्या अब मैं हंसू भी नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने बीच में उसने कहा, मिसेज अल्फेज, ये प्रेगनेंसी नहीं है, हाँ पर कॉन्स्टिपेशन और फूड पॉइजनिंग जरूर है। इनायत ने भी हंसते हुए कहा, हाँ। दिलकश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ कि अल्फेज भाई को पता नहीं चला, वरना वो बहुत दुखी होते। उसकी बात सुनकर इनायत ने हाँ में सिर हिलाया, तो दिलकश ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, इट्स ओके, तुम ट्राई करो, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रिजल्ट पॉजिटिव हो। इनायत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने अब जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर चीज से राजी होना सीख लिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो होगा जैसे होगा जब होगा सब अच्छा होगा। दिलकश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। इनायत ने उसे हक किया और कहा, चलो मैं चलती हूँ। कहकर वह दिलकश के केबिन में बाहर निकली और हॉस्पिटल से सीधे अपने ऑफिस चली गई। दिलकश को उसके लिए बुरा लग रहा था। इनायत सोच रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, पर आखिर तकदीर के आगे कौन जीत सकता था। कुछ समय बाद इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। दिलकश चेकअप के लिए राउंड पर थी। उसके सारे चेकअप्स हो गए थे और आज उसके पास किसी पेशेंट की सर्जरी भी नहीं थी, तो वह फ्री ही थी। वह कॉरिडोर में चलते हुए वापस अपने केबिन में जा रही थी, तभी एक नर्स भागते हुए उसके पास आए और उस नर्स ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से उससे कहा, डॉक्टर वो वहाँ एक पेशेंट है, वो उन्हें गोली लगी है और वो किसी को ट्रीट भी नहीं करने दे रहे हैं। दिलकश ने नर्स से हाँ कहा और वह जल्दी से सी सेक्शन की तरफ जाने लगी। वार्ड रूम में पहुंचते ही दिलकश के दिल की धड़कनें रुक सी गई। आशा वार्ड रूम में बेड पर बैठा हुआ था। उसके कंधे से खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी, बल्कि वह तो बड़े आराम से सेब खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह उसका डेली का काम हो। एक दूसरी नर्स वहां कॉटन पकड़कर आशा के कंधे से बहते खून को साफ करने के लिए खड़ी हुई थी। दिलकश ने बड़े अदब से उस नर्स को जाने के लिए कहा और वह नर्स कॉटन रखकर चली गई। दिलकश आशा के पास आई, तभी आशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, पर बता दूं मैं मैरिड हूं। दिलकश ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसके कहे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त उसे यही डर था कि आशा का घाव गहरा ना हो और वह अपने काम पर ध्यान देने लगी। उसने खून साफ कर आशा के कंधे पर लगी गोली निकाल दी और घाव पर पट्टी करने लगी। वही आशा तो आराम से अपना सेब खा रहा था। दिलकश की पट्टी करने के बाद आशा ने बेड पर लीन होकर कहा, हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। दिलकश वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी आशा ने उसकी बाह पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपनी लैप पर बैठा लिया, लेकिन दिलकश उसे न देखकर नीचे जमीन को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार लुढ़ककर उसके चेहरे पर आ रहे थे। आशा ने उसके चिन को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और पूछा, खता माफ। दिलकश ने ना में सिर हिलाया। आशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, वजह। ये सुनते ही दिलकश उसे अपनी आंसू भरी आंखों से घूरने लगी और उसने कहा, आपको शर्म नहीं चाहिए, मस्ती मजाक का वक्त नहीं है ये, आराम करे। आशा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, उफ ये गुस्सा, यह अदा मार ही डालोगी। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपनी नाक सिकोड़ी। आशा उसका चेहरा देखकर हल्का सा हंसा। उसे हंसते देख दिलकश ने बेहद गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती ना आपको, ये करके ले आए। मेरे दिल पर क्या बीत रही है जानते भी है आप। आशा को उसे परेशान करना कुछ ज्यादा ही पसंद था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तो बता दो क्या बीत रही है। मैं सुन रहा हूँ, शौहर जो हूँ। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपने दांत किटकिटाए और बेहद गुस्से में कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। आशा ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, ओप्स, सच बोल देती है मेरी बीवी अक्सर। दिलकश उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूरने लगी और वह जाने के लिए उठी, तभी आशा ने अपना हाथ उसके सामने किया। उसके हाथ में भी चोट लगी थी और हाथ से खून बह रहा था। आशा ने उसे अपना घाव दिखाते हुए कहा, अब अगर नर्स मेरा हाथ पकड़ेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए यह जख्म भी भर दो। दिलकश ने सुबकते हुए सिर हिलाया और वह आशा के घाव पर पट्टी करने लगी। वही आशा उसे बैंडेज करते देख मुस्कुरा कर निहार रहा था। दिलकश ने उसके हाथ पर पट्टी करते हुए कहा, मैं सिर फोड़ दूंगी आपका। आशा ने उसे देखते हुए कहा, फिर रो रो कर पट्टी करना। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपनी आंखें रोल की। आशा ने उसके गाल पर किस कर लिया और वो दिलकश को मासूम सा चेहरा बनाकर देखने लगा ताकि दिलकश उसे माफ कर दे। दूसरी तरफ
पुश मोर, वन मोर, जस्ट लास्ट वन। अल्फेज अपने कमरे में पुश अप्स करते हुए खुद से कह रहा था। वही इनायत ऑफिस से लौटने के बाद अपने कमरे में आने वाली थी, पर अंदर से आती अल्फेज की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झांकते हुए कमरे में देखा और पाया कि अल्फेज पुशअप्स कर रहा था। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली कि अल्फेज कोई सिंफुल काम नहीं कर रहा है। वह कमरे में आए और उसे अंदर आते देख अल्फेज उठ खड़ा हुआ। उसके सीने पर पसीना था जो बहते हुए उसके एब्स तक आ रहा था और वह इस वक्त काफ़ी हॉट लग रहा था। इनायत बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। तभी अल्फेज ने उससे पूछा, कैसा रहा आज का दिन? इनायत ने उससे अपनी नज़रें हटाई और बेड पर बैठकर अपनी हील्स उतारते हुए उसने कहा, अच्छा था। आप बताएं आज जिम की जगह घर पर कैसे? जिम ट्रेनर आज शादी में गया है, मुझे बुलाया नहीं तो मैं यहीं रुक गया। अल्फेज ने काउच से टॉवल उठाकर पसीना पोंछते हुए कहा। इनायत ने सिर हिला दिया और वह अपने कपड़े लेकर बाथ लेने के लिए वॉशरूम में जाने लगी। तभी अल्फेज ने तेज आवाज में उससे पूछा, शैल आई जॉइन? इनायत ने भी तेज आवाज में जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं। अल्फेज ने अपना पसीना पोंछ टॉवल बेड पर फेंका और इनायत के पास आते हुए कहा, ऐसे कह रही हो जैसे मैं मान जाऊंगा, मैं तो आ रहा हूँ। इनायत ने जल्दी से वॉशरूम में जाकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अल्फेज ने मुंह बनाकर अपनी नाक रब करते हुए कहा, ना मेरी कदर है ना मेरी नाक की। कहकर वह अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद इनायत बाथ लेकर वॉशरूम से बाहर आए और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वह ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। उसने मिरर से ही पीछे बेड पर बैठे अल्फेज को देखा। वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इनायत ने ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रखा, फिर अपने बाल सही करते हुए अल्फेज ने पूछा, खाने में क्या खाएंगे आप? अल्फेज ने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए ही कहा, वो तो मैंने बना लिया है, अम्मी आज आप ही के घर पर ही रुकेंगी, तो तुम बताओ वेयर डू यू वांट मी टू टेक यू? उसकी डबल मीनिंग बात सुनते ही इनायत उसकी तरफ घूमी और उसने एक परफ्यूम बॉटल उठाकर अल्फेज की तरफ फेंकी। वह बॉटल अल्फेज के कंधे पर जाकर लगी और उसने इनायत को परेशान करते हुए कहा, आउच वाइल्ड वुमेन। इनायत ने उसे घूरते हुए बड़बड़ाकर कहा, बदतमीज। कहा, जैसा भी हूँ आपका ही हूँ। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए, बहुत ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे हैं आप? कहकर इनायत कमरे से बाहर आई। अल्फेज भी उसके पीछे किचन में आया। अल्फेज ने पीछे से बाहों में भर कर कहा, बेशर्म नहीं बनेंगे तो बेबीज कैसे होंगे? इनायत ने सिर हिलाकर कहा, अल्फेज आप बहुत गंदे हैं। अल्फेज ने अपना चेहरा उसके गले में छुपाया। वह इनायत की फ्रेगनेंस को फील करने लगा और इनायत की बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए उसने कहा, लेट मी शो यू अल्फेज 50 शेड्स ऑफ ब्लू। उसकी बात सुनकर इनायत ने बदन में एक सिरहन दौड़ गई थी। तभी अल्फेज ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को कैप्चर कर लिया। उसने इनायत को अपनी बाहों में उठाया और इनायत की ऑफिस रोमांस वाली डिमांड पूरी करने के लिए वह ऊपर अपने स्टडी रूम में जाने लगा। वही अशा और दिलकश के घर पर। बेबी, बेब, बेगम, जान, जानम, सुनो ना खरगोश। अशा लगातार दिलकश को पुकारे जा रहा था, पर दिलकश उसे इग्नोर कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अशा भी उसके पीछे आ रहा था। कमरे में आते ही दिलकश वॉशरूम में चली गई। अशा गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गया। जब दिलकश वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि बेड पर 2 बड़े बड़े लाल गुलाब के बुके रखे हुए थे और वो दोनों ही बुके बनी शेप में थे। तभी अशा ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसके कान में कहा, आई एम सॉरी। आपको हर चीज में मुझे परेशान करना होता है ना? यहाँ भी बनी। दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा। अशा उसके सामने आया और उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, बिल्कुल, और किसे चिढ़ाऊं? और कोई बीवी थोड़ी ना है मेरी। ये सुनते ही दिलकश ने उसे गुस्से में घूरा और अपने पंजों पर खड़े होकर उसने अपने छोटे छोटे से हाथों से अशा का गला दबाते हुए कहा, हिम्मत है तो यही बात दोबारा कहे। I will make sure that I will irritate you in every possible way. तुम्हें हर तरह से परेशान करना मेरा हक है ना बेबी? कहकर उसने दिलकश के गाल पर बाइट किया और वह बेड पर लेट गया। दिलकश के चेहरे पर एकदम से तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अच्छा ऐसा क्या? इतना कहकर दिलकश ने नाइट स्टैंड के ड्रॉर से हैंडकफ निकाले। वह अशा के पास आए और अशा की आंखों में एकटक देखने लगी। अशा भी उसकी आंखों में देखने लगा। तभी दिलकश ने उसकी आंखों में देखते हुए जल्दी से उसके हाथों को हैंडकफ से बांध दिए। अशा उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देखने लगा। दिलकश तिरछा मुस्कुराकर उसके सीने पर अपने नाखूनों को हल्के से चुभाने लगी। उसने अशा के चेहरे पर झुककर सेडक्टिव तरीके से मुस्कुराकर कहा, अब मजा आएगा। दिलकश ने उसके होठों के किनारे पर हल्की सी किस करी। अशा ने उसे देखते हुए कहा, दिल ऐसा नहीं करो।
दिलकश की टीज करने की वजह से अश की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। दिलकश सीधी खड़ी हुई और उसने अश को देखते हुए कहा, कह तो आप ऐसे रहे हैं जैसे मैं आपकी बात सुन लूंगी। बहुत शौक है ना आपको मुझे परेशान करने का, आप सब्र रखे और देखे। दिलकश ने इस वक्त फ्लोरल प्रिंट की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अश को देखते हुए अपने हाथ पीछे ले जाकर अपनी ड्रेस की जिप खोली और ड्रेस को कंधों से नीचे खिसकाते हुए उतार दिया। उसे देख अश की आंखें दाग हो गई थी। दिलकश अपनी रेड लिपस्टिक लगाने लगी, तभी अश ने उसे आगाह करते हुए कहा, तुम्हें इस पर बाद में पछतावा होगा दिलकश ने उसकी तरफ आई विंक की और कहा, वो तो मुझे भी पसंद है। इतना कहकर वह बैग के पास आए और अश के ऊपर झुककर वह धीरे धीरे अश की चेस्ट पर किस करने लगी। अश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दिलकश उसके सीने पर वेट किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। दिलकश अचानक से पीछे हट गई और उसने उबासी लेते हुए कहा, मुझे सोना है। नो, दिल नहीं, मेरे हाथ तो खोल दो, मुझे वॉशरूम यूज करना है। बैडली नीड टू यूज वॉशरूम। अश ने उसे देखते हुए ना में सिर हिलाकर कहा। दिलकश उसके पास बेड पर लेट गई और उसने अश के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए हल्का सा हंसकर कहा, आहा, एक और शॉवर। बिल्कुल नहीं, कहकर दिलकश ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और सही से लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके डिजायर्ड अश को छोड़कर वो सो गई। अश ने उसे सोते देख धीमी सी आवाज में खुद से कहा, गलत पंगा लिया खरगोश से। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 73 भीगे भीगे से लम्हे, भीगे भीगे से हम हैं। अगली सुबह दिलकश आराम से सो रही थी, तभी उसे नींद में ही महसूस हुआ कि किसी ने उसके गाल पर किस किया है। वह नींद में ही हल्की सी हिली और करवट बदल कर सो गई। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि अश उसे सिंफुल तरीके से छू रहा है। यह महसूस करते ही उसकी आंखें से नींद जैसे छूमंतर हो गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि अश ने उसे कसकर पकड़ा है और वह उससे किसी कोआले की तरह चिपका हुआ था। दिलकश को याद आया कि वो अपने इनस में ही सो गई थी और अब उसका ब्लैंकेट भी उसके पास नहीं था। तभी अश ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाया और वह दिलकश के गले पर स्लोपी किस करने लगा। दिलकश ने अपना सिर एक तरफ कर लिया, जिस वजह से अश आसानी से उसके पूरे गले पर किस कर पा रहा था। दिलकश ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेटकर उसे अपने और करीब खींच लिया। अश ने हंस की आवाज में धीरे से उसे पुकारा और कहा, दिल। अश की आवाज काफी सेंशुअल थी और इस कारण दिलकश के बदन में मानो जैसे करंट लगा था। वह अश को देख रही थी, तभी अश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू। अश ने उससे इजाजत मांगी। ये देखकर दिलकश मुस्कुराए और उसने सिर हिला दिया। दिलकश की इजाजत लेकर अश उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। दिलकश ने गहरी सांसें लेते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं भला आपको क्यों रोकूंगी। उसकी बात सुनकर अश मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर डिंपल्स दिख रहे थे और इसी के साथ वह दोनों एक दूसरे में खो गए थे। 1 घंटे बाद अश और दिलकश की स्टीमी मोमेंट्स के बाद वह दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अश सीलिंग को देख रहा था, तभी दिलकश ने नरमी से उससे कहा, हिटलर। अश ने सिर घुमाकर उसे देखा, फिर अपनी कोहनी को बेड पर टिकाकर उसने हथेली पर अपना सिर रख लिया। अश ने उसके माथे को चूमकर उससे पूछा, हाँ खरगोश, बताओ अब क्या नई फरमाइश है। दिलकश ने खिलखिलाते हुए उससे पूछा, हिटलर, हम हनीमून पर चले क्या। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की चमक देख अश को अपने दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। उसने दिलकश की नाक पर टैप करके कहा, ठीक है, लोकेशन और बाकी सब मेरी जिम्मेदारी, तुम बस शॉपिंग करो और ध्यान रखना कि तुम एक्स्ट्रा लगेज ना लेकर जाओ। ये सुनते ही दिलकश ने उसे घूरा और वह उठकर बैठी। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट लपेटते हुए अश को घूर कर कहा, इसलिए, बस इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करती, आप मुझ में हमेशा कमियां निकालते हैं। दिलकश की इस प्यारी सी शिकायत को सुन अश उठकर बैठा और उसने दिलकश को पीछे से ही अपनी बाहों में भरकर कहा, जहां तुम्हारी खामियां होती हैं वहां मैं तुम्हें पूरा करता हूं और जहां मेरी खामियां हैं वहां तुम मुझे पूरा करती हो। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। ये सुन दिलकश ने सिर घुमाकर उसे देखा। अश ने उसके गाल पर किस किया। दिलकश ने हाँ कहा, तभी उसकी नज़र मिरर की तरफ गई और उसने मिरर में खुद को देखा। उसके कंधों पर और गले पर लव बाइट के कई सारे निशान थे। दिलकश ने उन्हें देखकर चिढ़ते हुए कहा, ये जो आपने नक्शे बनाए हैं उन्हें कैसे छिपाऊंगी मैं। अश ने उससे कहा, मैं हूं ना, मैं इन सारे मार्क्स को तुम्हारे मेकअप से छुपा दूंगा। दिलकश ने झट से उससे कहा, हेयर वॉश कर दो आप प्लीज प्लीज। अश उसकी बात मानकर उसे लेकर वॉशरूम में आया और वह दिलकश की हेयर वॉश करने लगा।
आशा ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाला तो दिलकश ने उछलते हुए जल्दी से कहा, पानी ठंडा है। आशा ने उसे देखा विंक करके कहा, कोल्ड शॉवर बेब। और यह सुनकर दिलकश उसे घूरने लगी थी। रात का वक्त। अल्फेज इस वक्त किसी से कॉल पर बात कर रहा था, वही इनायत सब्जियां काट रही थी। अल्फेज ने ऑन कॉल कहा, ओके डन, अच्छा आइडिया है, चल ठीक बाय। इतना कहकर उसने कॉल कट किया और अपना फोन स्लैब पर रखकर इनायत को पीछे से बाहों में भर लिया। इनायत उसकी तरफ मुड़ी तो अल्फेज ने उसके माथे पर चूम लिया। इनायत ने उसे घूरते हुए कहा, बात नहीं करना आप मुझसे। अल्फेज हल्का सा हंसा और उसने कहा, बेब वो सिर्फ रोमांस का एक हिस्सा था। इनायत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, छी, उसकी वजह से मुझे अब सर्दी हो गई है। ये सुनकर अल्फेज तिरछा मुस्कुराकर अपने हाथों को इनायत की बॉडी कार्ड्स पर चलाने लगा और उसने कहा, ओ कहाँ है कोड, इधर या इधर। तभी अल्फेज की अम्मी किचन में आ रही थी, पर अल्फेज और इनायत को देखते ही वह वापस मुड़कर जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे में आकर उन्हें बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये दोनों किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देंगे। वही किचन में इनायत ने अल्फेज से कहा, आप बहुत बदतमीज हैं। अल्फेज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्यार में, जाए आप यहाँ से, मैं खाना बना रही हूँ। इनायत ने उसे कहा और वो स्लैब की तरफ मुड़कर वापस सब्जियां काटने लगी। अल्फेज ने उसकी पीठ को देखते हुए कहा, ओके जा रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना। बोलकर वह किचन से बाहर चला गया। कुछ देर बाद इनायत ने पूरा खाना बना लिया था और अब वह टेबल पर खाने के लिए प्लेट्स लगा रही थी, तभी उसे किचन में एक कॉकरोच दिखा। उस कॉकरोच को देखते ही इनायत डर कर चिल्लाने लगी और उसके हाथ से छूटकर प्लेट जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज़ सुनते ही अल्फेज की अम्मी किचन में आई और वह इनायत की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। उन्होंने इनायत को पानी पिलाया और उससे कहा कि वह आराम करे। वह उसका और अल्फेज का खाना कमरे में ही भिजवा देंगी। इनायत उनकी बात मानकर अपने कमरे में आई और उसने देखा कि अल्फेज बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। इनायत ने जाकर बात लिया, फिर बैठकर वह भी अपने मेल्स चेक करने लगी। कुछ देर बाद अल्फेज की अम्मी उन दोनों के लिए खाना लेकर उनके कमरे में आई। उन्होंने खाना कॉफ़ी टेबल पर रखकर कहा, बच्चों खाना खा लो। फिर उन्होंने अल्फेज से पूछा, बेटा अल्फेज, तुम्हारी स्टडी में क्या तूफान आया था? उनकी बात सुनकर अल्फेज ने कुछ पल सोचा, फिर ना में सिर हिला दिया। अल्फेज की अम्मी ने उसे देखते हुए कहा, टेबल का सारा सामान नीचे क्यों पड़ा हुआ है? चलो, मैं मुलाजिम से कहकर सफाई करवा दूंगी। उनकी बात सुनते ही इनायत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे अपने और अल्फेज के हॉट मोमेंट्स याद आ गए। उसने तुरंत ही अल्फेज को देखा तो अल्फेज ने उसे देख आई विंक कर दी। अल्फेज की अम्मी के जाते ही इनायत ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अल्फेज की तरफ मुड़कर उससे पूछा, अल्फेज, आपने वहाँ की सफाई नहीं की, वो क्या सोचेंगी? वो सब छोड़ो और तुम यहाँ आओ, अल्फेज ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। फिर वह अपने हाथों से इनायत को खाना खिलाने लगा। इनायत ने उसे हक किया और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर धीमी सी आवाज़ में कहा, अल्फेज, अम्मी गलत ना समझ ले। समझ भी गई तो क्या होगा, तुमसे ये तो नहीं पूछेगी ना हाउ मैनी टाइम्स डिड ही टेक यू। चिल्ला बेब, अल्फेज ने उससे कहा और उसकी बात सुनकर इनायत ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और अल्फेज के कंधे पर हल्का सा मारा। वही अल्फेज की स्टडी रूम में एक यूज्ड प्रोटेक्शन को देखकर उसकी अम्मी लगभग बेहोशी हो गई थी। दूसरी तरफ आशा और दिलकश इस वक्त अपने घर के गार्डन में थे। दिलकश ने अपने सामने स्विमिंग पूल को देखकर आशा से पूछा, इतनी रात को हम यहाँ करने क्या आए हैं हिटलर? आशा उसे देख तिरछा मुस्कुराया और उसने कहा, बिल्कुल, स्विमिंग तो करने नहीं आए हैं। ये सुनकर दिलकश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। तभी आशा ने साइड से एक बैग उठाकर दिलकश को दिया। दिलकश ने उस बैग के अंदर देखा और अपनी आंखें बड़ी कर जल्दी से पूछा, यह अधूरे कपड़े मैं पूरे कैसे पहनूंगी? आशा उसे देख हल्का सा हंसा और दिलकश के माथे पर चूम कर उसने कहा, जाओ और जल्दी आना। दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और वह घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक ब्लैक कलर की बिकिनी पहन कर आई, पर वह ड्रेस ज़्यादा रिवीलिंग नहीं थी। उसके ऊपरी हिस्से पर नेट लगी हुई थी। आशा पहले से ही स्विमिंग पूल में उसका इंतजार कर रहा था। दिलकश ने आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आशा ने उसका हाथ थामा और दिलकश को स्विमिंग पूल में खींच लिया। वह इस वक्त आशा को बहुत ही डिजायरेबल लग रही थी। दिलकश ने पूल में आते ही मुंह बनाकर कहा, मुझे लगा था कि आप मुझे न्यू बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओगे, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ गोते लगवा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आशा हल्का सा हंसा और उसने दिलकश की दोनों तरफ स्विमिंग पूल की वॉल पर हाथ रख दिया। इस वक्त दिलकश उसकी बाहों और स्विमिंग पूल की वॉल के बीच थी।
आशा ने उससे पूछा, तुम्हें अचानक बाइक का आइडिया कैसे आया? वो जरूरी नहीं थी। दिलकश ने उसे देखते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों? आपको अच्छी नहीं लगी क्या बाइक? और सबसे जरूरी, आपने मेरे लिए अपनी बाइक बेच दी थी। मुझे याद है और मेरा ज़मीर मुझे यह इजाज़त नहीं देता कि मैं अब पैसे होने के बावजूद भी आपको वो खुशी ना दूं जो आपको दिल के अजीज़ है। उसकी बात सुनकर आशा की आंखें नर्म हो गई थी और उसने दिलकश के गाल पर किस किया। तभी तेज हवा का एहसास होते ही दिलकश ने ध्यान दिया कि बात करते हुए आशा ने दिलकश की बियारत खोल दी थी। उसकी बियारत स्विमिंग पूल में तैर रही थी और ये देखकर उसने आशा को घूरते हुए कहा, हिटलर आप बहुत गंदे हो गए हैं। आशा ने उसके एक हाथ की उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाई और दिलकश से कहा, अभी तुमने मेरी शौहर वाली साइड देखी ही कहाँ है? दिलकश ने अपने हाथों को आशा के गले में डाल दिया और ऊपर उठकर आशा के येलो पर हल्का सा बाइट करके कहा, तो दिखा दीजिए। परेशान हो जाओगी, कहकर आशा ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। मैं शिकायत नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अब सालों बाद तो शौहर का प्यार नसीब हुआ है मुझ गरीब को, दिलकश ने ड्रामेटिकली कहा और उसकी बात सुनकर आशा हल्का सा हंस दिया। आशा ने दिलकश को पूल में ही कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया। प्यासे प्यासे लबों पे बरसा दे बारिशें, बरसा दे बारिशें, सुलगा सुलगा बदन है, भटकी है आतिशें, भटकी है आतिशें। आशा दिलकश के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। दिलकश के हाथ आशा के बालों में चल रहे थे। आशा का एक हाथ दिलकश की कमर पर था और दूसरा हाथ दिलकश के शरीर पर चल रहा था। गीली गीली है सांसें, भीगा भीगा है यह मन। करीब 10 मिनट बाद आशा और दिलकश के होठ अलग होते हैं। आशा दिलकश की गर्दन और कॉलरबोन पर किस करने लगता है। दिलकश गहरी सांसें ले रही थी और उसने पैर आशा की कमर पर लपेट दिए थे। तेरी तलब लगी है हर सू, मेरा मतलब भी है बस तू। आशा ने दिलकश को पलटा और वह दिलकश की पीठ पर किस करने लगा। तभी दिलकश एकदम से उसकी तरफ घूमी और अपने हाथ से उसने आशा के चेहरे पर पानी फेंका और वह हंसने लगी। आशा ने अपने चेहरे पर हाथ रखा तो दिलकश जोर जोर से हंसते हुए लगातार उसके चेहरे पर पानी फेंकने लगी। तभी आशा ने उसे कमर से पकड़ एकदम से अपने करीब कर खुद से सटा लिया। भीगे भीगे से लम्हे, भीगे भीगे से हम हैं, भीगे भीगे पर खुले खुले से, भीगे भीगे दिल शोले शोले से। आशा फिर से दिलकश के होठों से अपने होठ जोड़ लेता है। आशा दिलकश को किस करते हुए उसे पूल से बाहर लाता है। दिलकश ने अभी भी आशा की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट रखे थे। आशा और दिलकश एक दूसरे को बस चूमे जा रहे थे। आशा उसे लेकर अंदर रूम में आया और बेड पर बैठकर उसने किस ब्रेक की। दिलकश अभी भी उसकी लैप पर बैठी हुई थी। आशा ने उसके सिर से सिर जोड़कर कहा, आई लव यू। दिलकश ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, आई लव यू टू हिटलर। कहकर उसने आशा के कंधे पर सिर रख लिया। उनके स्विमिंग बाथ के बाद दोनों ने फ्रेश होकर साथ में ईशा सलाह पढ़ी। नमाज के कई वसेस जो दिलकश गलत कह रही थी आशा ने उन्हें सही भी करवाया। दिलकश ने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि आशा वापस उन पर विश्वास कर उनके पास लौट आया था। उसने गर्व से कहा, हिटलर आप फाइनली नमाज के पाबंद हो गए। आशा ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, कैसे ना होता। वो रब जिसे चाहिए उसे हिदायत दे और उसने आजमाया भी ऐसे शख्स के हवाले जिसमें जान बसती है मेरी। तो आप रोज दुआ में क्या मांगते हैं? दिलकश ने उससे पूछा और अपना सिर आशा की गोद में रख लिया। आशा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम्हारा साथ, उसकी रजा। उसकी बात सुनकर दिलकश प्यारा सा चेहरा बनाकर मुस्कुरा दी। इस लड़की के पास ही उसका दिल था। दिलकश उसके लिए कितनी मायने रखती है ये रियलाइज करवाने के लिए उसने अल्लाह को मन ही मन शुक्रिया अदा किया। दिलकश की खिलखिलाहट और उसकी हंसी आशा के दिल को सुकून पहुंचाती थी। उसकी मुस्कुराहट आशा का घर थी। उसकी चमकती आंखें आशा की खुशी का कारण थी। उसकी मौजूदगी आशा के लिए दुआ थी और उसकी रूह भी, क्योंकि वह आशा की रूह हयात थी। 74 12 बच्चों की टीम सोची हुई है। दिलकश के सामने सच्चाई। कुछ महीनों बाद दिलकश इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हो सकती थी। जिंदगी उन पर इससे ज्यादा मेहरबान और मुबारक भी नहीं हो सकती थी। आशा और दिलकश साथ में हज करने आए थे। सुबहान अल्लाह। जिस दिन दिलकश को उसका वीज़ा मिला था उस दिन वह खुशी से रोने लगी थी। उसके हाथ कांपने लगे थे जब आशा ने उसे बताया था कि वह मक्का और मदीना के सफ़र पर जा रहे हैं। आशा ने दिलकश का चेहरा अपने हाथों में भर कर उससे कहा, एक बार फिर शुरुआत करते हैं, पर इस बार उसके नाम से जिसने हमें बनाया है। दिलकश ने उसे आंसू भरी आंखों से देख मुस्कुरा कर सहमति से हाँ में सिर हिलाया और उसे हक करके कहा, मैं इससे ज़्यादा खुश और ब्लेस्ड कभी नहीं हो सकती हूँ।
अश मुस्कुराया और उसने मन ही मन में खुदा को शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन दोनों को मक्का मदीना आने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ आते भी वही है जिनका बुलावा वो भेजते हैं। दिलकश ने काबा शरीफ को देखते हुए अश के कंधे पर सिर रख लिया। जो शांति और सुकून यहाँ के वातावरण में था वो उनकी आत्मा को एक अलग ही सुकून दे रहा था। हर चीज़ से सेटिस्फाई होकर अब ऐसा कुछ नहीं था जो उन दोनों को इस दुनिया से या अपनी जिंदगी में चाहिए था। अश ने आराम से दिलकश का हाथ पकड़ा और पूछा, रूम में चले? मगरिब की नमाज के वक्त आ जाएंगे हम। दिलकश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बस थोड़ी देर और। उसकी नज़रें काबा शरीफ से हट ही नहीं रही थी और दुआ के बाद उन दोनों ने एक साथ अपने मन में कहा, या अल्लाह, तेरा बड़ा शुक्र है, अब हमें कभी जुदा मत करना। दोनों ने एक ही दुआ मांगी और किसी मोती की तरह उनकी आंख में आंसू चमक रहे थे। अश और दिलकश ने साथ में सुराह पड़ी थी। इस वक्त वह दोनों ग्रीस में थे। दिलकश वह तस्वीरें देख रही थी जो उन दोनों ने साथ में अरब में ली थी। वह दोनों नीचे बैठे हुए थे। दिलकश ने अपने घुटनों को सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, हिटलर वहाँ इतना सुकून था, लगता है जैसे दुनिया का सारा सुकून और आराम वही हो। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से बेहतर शिफा कोई नहीं देता, कहकर अश ने उसके माथे पर चूम लिया। दिलकश अश के बाल बिगाड़ने लगी और उसने पूछा, अच्छा अब हम कहाँ जाएंगे? बस बाल नहीं खराब करो, अश ने उसका हाथ अपने बालों से हटाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिलकश शरारत से मुस्कुरा दी और उसने अश के पूरे बाल बिगाड़ने के बाद कहा, मैं तो करूंगी। दिलकश ने उसके बाल बिगाड़े और वह उठकर भाग गई। अश ने उसके पीछे भागते हुए कहा, रुको फिर, कहकर वह दिलकश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। दिलकश के हंसने की आवाज़ उसे खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। अब अश के दिल का हर जख्म भर गया था। उसे जो भी जख्म उसके अपनों से मिले थे वह सब इस कदर भर गए थे जैसे इससे पहले कोई जख्म ही नहीं था। प्यार में वो गहरता, ताकत और जुनून होता है कि वह किसी के भी दिल पर लगे जख्मों को पूरी तरीके से भर सकता है। कई सारी जगहें घूमने के बाद अश और दिलकश शॉपिंग करने के लिए गए और वह शॉपिंग भी अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, जो अभी तो नहीं पर भविष्य में ज़रूर आने वाले थे। शॉपिंग के बाद वह वापस अपने होटल रूम पहुंचे, जहां पर दिलकश शॉपिंग बैग का सारा सामान निकाल कर चेक कर रही थी। उसने एक छोटी सी पिंक कलर की कैप और फ्रॉक को देख अश से पूछा, ये वाला किसके लिए लिया आपने? हमारी फोर्थ बेटी के लिए, अश ने इतने आराम से उसे जवाब दिया कि दिलकश ने हवा में ही चौंक कर दिया और वह आंखें फाड़े हैरानी से अश को देखने लगी। फिर उसने अपने गालों को फुलाते हुए कहा, फोर्थ? बस 4 बच्चे ही चाहिए आपको? यहाँ मैंने 12 बच्चों की टीम सोची हुई है। अश ने उसके सिर पर टपली मारी और कहा, अरे तो बाकी चीजें सबके हिस्से में है ना, जो रह गया वो कल ले लेंगे। दिलकश उसे गुस्से में घूरने लगी, पर वह तो इस तरह से भी अश को क्यूट लग रही थी। दिलकश ने उसे घूरते हुए कहा, आप ऐसे नहीं मार सकते हैं मुझे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एहसान आपका, अश ने आंखें रोल करते हुए कहा। तभी दिलकश तिरछा मुस्कुरा दी और उसने अश को चिढ़ाते हुए कहा, जी बिल्कुल होना भी चाहिए, वरना इस बुड्ढे को कोई घास भी नहीं डालता। बोलकर उसने अपने बाल पीछे की तरफ झटक दिए। अश ने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ाए और कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी दिलकश पीछे से ही उसके गले लग गई और उससे कहा, अब मुझे जलाने के लिए आप किसी से फ्लर्ट मत करना, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। अश ने दिलकश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और दिलकश के गाल खींचते हुए सरकास्टिक तरीके से कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो पहले ही पता था, मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा हूँ। उसके सरकास्टिक होकर कहने के कारण दिलकश उसे बुरी तरह से घूरने लगी और उसने अपने हाथों को सीने पर बांधकर कहा, हाँ हाँ जाओ, यहाँ रहेंगी तो मेरा दिमाग खाएंगे। दिमाग हैं, अश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा और दिलकश की तरफ आई विंक करके वह होटल रूम से बाहर चला गया। वही दिलकश भी गुस्से में पैर पटकते हुए होटल रूम को लॉक कर उसके पीछे चली गई। होटल के रेस्टोरेंट एरिया में अल्फेज और इनायत रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी इनायत ने अल्फेज से पूछा, अल्फेज आपने मेरा दुपट्टा क्यों लपेटा हुआ है? वो बस ऐसे ही फैशन, अल्फेज ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। वही दिलकश और अश भी रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने अल्फेज और इनायत को देखा। वह दोनों अल्फेज और इनायत के पास आए और उनके साथ बैठ गए। अश ने अपने और दिलकश के लिए भी नाश्ता ऑर्डर किया। अश ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया और अल्फेज को दुपट्टे ओढ़े देखकर उससे पूछा, अल्फेज से अल्फेजा कैसे बन गया? उसकी बात सुनकर दिलकश और इनायत हंसने लगी। अल्फेज ने मासूम होने की एक्टिंग करते हुए कहा, मत पूछ भाई, लड़कियां गंदी निगाहों से देख रही हैं तेरे भाई को,
अब मैंने माना कि मैं खूबसूरत हैंडसम इंसान, हसीन जमील, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अश ने उसकी बात सुनकर और उसकी एक्टिंग देखकर ना में सिर हिलाया और कहा, आंखें खराब है सबकी, आई फ्लू यहाँ भी आ गया। और यह सुनकर दिलकश और इनायत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगी थी। अल्फेज ये सुनकर अश को घूरने लगा और उसने कहा, तू रहने दे, बताऊं अभी दिल को तू पहले कैसा था। मैं उसे अभी सब कुछ बता दूं कि तुम्हारे निकाह से पहले तू कैसा था। उसकी बात सुनते ही दिलकश के चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसने जल्दी से पूछा, पहले कैसे क्या बताया अल्फ्रेज भाई, बोले ना, अश पहले कैसे थे। अब अश को डर लगने लगा था। वह दिलकश को देखकर घबरा रहा था। अब तो अल्फेज भी घबराते हुए दिलकश को देख रहा था और खुद को ही कोस रहा था कि उसे यह शब्द दिलकश के सामने नहीं कहने चाहिए थे। दिलकश ने उन दोनों को सीरियस होते देख हल्का सा हंसकर पूछा, बताओ ना हिटलर, आप ड्रग्स लेते थे क्या। दिलकश की बात सुनकर अश और अल्फेज ने एक दूसरे को देखकर लुक एक्सचेंज किया। फिर अश ने दिलकश से नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, अभी नाश्ता कर लो। तभी इनायत ने दिलकश से कुछ कहा जिस वजह से दिलकश का ध्यान अश और अल्फेज की बातों से हट गया और वह इनायत से बातें करने लगी, पर उसने टेबल के नीचे से अश का हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया था, जिसका मतलब था कि वह कुछ भूली नहीं है और बाद में अश से अपने हर सवाल का जवाब मांगेगी। कुछ समय बाद उनकी बातचीत और नाश्ता के बाद अल्फेज और इनायत तो घूमने चले गए थे, पर दिलकश तो जानना चाहती थी कि अल्फेज किस बारे में बात कर रहा था और इसके लिए वह अश को वापस अपने होटल रूम में लेकर आई। दिलकश का सवाल सुनकर अश ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली और दिलकश को बेड पर बैठाकर वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, आई वॉज अ जर्क, एक बुरा इंसान था मैं, हर बुरा काम किया है मैंने। मैं लड़कियों के साथ रातें बिताता था, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, इल्लीगल रेसेस और भी बहुत कुछ, पर मेरा विश्वास करो, हमारे निकाह के बाद मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा। और दिलकश ने बीच में ही कहा, और आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे लिए लॉयल भी हैं। आपने पास में भले ही जो किया सो किया, लेकिन हमारे निकाह के बाद आपने मेरी इज्जत करी और हर बुरी चीज से दूर हो गए। मेरे लिए यही काफी है और काफी से भी ज्यादा है। बोलकर उसने अश को हक कर लिया। वही अश उसके कहे शब्दों को सुनकर अपनी जगह पर जम गया था और उसने कुछ पल रुककर बेहद ही धीमी सी आवाज में कहा, दिल, तुम्हारी अम्मी वह नहीं रही, मैं बताना चाहता था लेकिन आपको डर था कि कहीं मैं आपको छोड़कर ना चली जाऊं या डिप्रेशन में आकर मुझे कुछ हो ना जाए। मैं जानती हूँ हिटलर, आपने ऐसा मेरी भलाई के लिए ही किया। उसने अश का गाल सहलाते हुए बीच में ही कहा। दिलकश की बातें सुनकर अश का मुंह सिल गया था। दिलकश उस पर भरोसा करती थी, इतना भरोसा करती थी। अश को कई सालों पहले की वो काली रात याद आए और उसने कहा, एक बात और, मैंने कभी तुम्हारी अम्मा और अपनी दीदा को नहीं मारा था। दिलकश ने उसे देखते हुए कहा, जानती हूँ, आपकी वो कजिन है ना मलीहा, उसने अम्मा और दादी जान को मारा था और आपने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और उसे बचाने के लिए दुनिया की नज़र में आपने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। मैं जानती हूँ मुझे बचाने के लिए आपने क्या क्या किया है। बोलकर उसने प्यार से अश के माथे पर चूम लिया। अश ने दिलकश के गाल पर हाथ रखकर कहा, एक आखिरी बात और, मैं जब अम्मा का कातिल होने के जुर्म में जेल में था तब दीदा का लेटर मिला था मुझे। उन्होंने कसम दी थी कि मैं हर हाल में तुमसे निकाह कर लूं, इसलिए उन्होंने तुम्हें और अम्मा को गांव से शहर बुलाया था। ये सुनते ही दिलकश की बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, आपने ये तो मुझे कभी नहीं बताया। अश ने उसे चिढ़ाते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब टीचर अपने 101 स्किल स्टूडेंट को सिखाकर अपने पास कुछ तो रखिएगा ना। दिलकश ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें रोल की, फिर अश के सीने से लगकर कहा, हम एक साथ रहने के लिए बने हैं, दैट्स ऑल। दिलकश की बात सुनकर अश ने उसके माथे पर चूमा, फिर एकदम से उससे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। ये सुनकर दिलकश ने बेहद मासूम सा चेहरा बनाकर मासूमियत से कहा, वो हमारे निकाह के बाद पेंट हाउस में जब आपको पहली बार पैनिक अटैक आया था, आप ये सब बड़बड़ा रहे थे, तो फिर मैंने भी पूछ लिया। तुम शैतान कहीं की, कहकर अश ने दिलकश के गाल पर बाइट किया तो दिलकश प्यारा सा चेहरा बना खिलखिलाकर हंसने लगी। 75 इकलौती खरगोश हूँ अश अहमद की से कंडीशनल लास्ट चैप्टर। 2 साल बाद दिलकश और इनायत इक्वल्स 26 ईयर्स, अश और अल्फेज इक्वल्स 39 ईयर्स। ऑथर्स नोट इक्वल्स, आप अश और अल्फेज की एज अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हो। लाइफ, ये शब्द सिर्फ 4 अक्षरों का है, पर इस जिंदगी में 4 मिलियन से भी ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं और जब आपकी जिंदगी में एक अच्छा जीवन साथी हो तो यह जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी और खुशनुमा हो जाती है।
वैसे तो अशर और दिलकश की जिंदगी हर सेकंड और हर मिनट बदल रही थी। जो खुशियां उनकी जिंदगी में पहले नहीं मिली थी, पर अब उन्हें वह सारी खुशियां मिल रही थी, और खुशियां भी तो वापस उनको मिलती है जिन्हें अपने जीवन में मौजूद मुश्किलों का सामना करना आता है, ना कि उन्हें जो अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों को खुद ही बुलावा देते हैं। अब कहानी में आगे, अशर ने दिलकश के लिए उसके 26th बर्थडे पर बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पीस खरीदा था, जो कि असल में एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। वह पेंडेंट 3 करोड़ का था और उसमें कलिनन डायमंड लगा हुआ था। दिलकश मुंह खोले हैरानी से उस पेंडेंट को देखते हुए अपनी पलकें झपका रही थी, और अभी अभी अशर ने दिलकश को उस पेंडेंट की कीमत बताई थी जिसे वो हजम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह पेंडेंट इतना महंगा था। दिलकश ने उस पेंडेंट को देखते हुए धीरे से कहा, हिटलर 3 करोड़। अशर ने उससे कहा, तो ये तुम्हारी खूबसूरती का आधा भी नहीं है दिल, माय बेबी बेगम। इतना कहकर उसने दिलकश के पीछे जाकर उसके बालों को आगे उसके कंधे पर डाला और उसके गले में वह पेंडेंट पहना दिया। उसने दिलकश के कान में धीरे से कहा, इसे कभी मत उतरना, हम। ये सुन दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और अशर की तरफ मुड़कर कहा, हिटलर आप सही में बहुत खर्च करने लगे हैं। अशर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और दिलकश के चेहरे पर झुककर मुस्कुराते हुए कहा, बीवी इतनी खूबसूरत हो तो बंदा क्या करे अब। दिलकश ने आंखें छोटी कर उसे देखा और पूछा, कहाँ से सीख रहे हैं आप ये लाइंस। तैमूर भाई से तो बिल्कुल नहीं, अशर ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और खिलखिलाते हुए कहा, उनसे कहना उनका स्टूडेंट पास हो गया है। अशर ने हल्का सा हंसकर उसके माथे पर चूम लिया और कहा, चलो फिर तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। दिलकश का पैर पिछले हफ्ते फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से अशर उठने में उसकी मदद कर रहा था, और उसने दिलकश को आराम से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। दिलकश ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट उसे अपने और करीब खींचा और उसके गाल पर किस करके कहा, जल्दी आना। अशर ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी जैकेट पहनी और गाड़ी की चाबी लेकर वह चला गया। कुछ दिनों से वह बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वह अपनी नई फर्म के काम में लगा हुआ था। ये फर्म ज़रूरतमंद मिडिल क्लास स्टूडेंट्स और विधवा औरतों को नौकरी की अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी थी। अशर ने अपनी जिंदगी में इतना सब देखा था, जिस वजह से वह अपने दिल और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से अशर ने अपनी सेविंग्स से यह नया बिजनेस शुरू किया था, जिसमें वह ज़रूरतमंदों को और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को जॉब दे रहा था। कंपनी का सारा लीगल काम पूरा हो गया था और इस कंपनी के 51% शेयर दिलकश के नाम पर थे और बाकी अशर के नाम पर। इस कंपनी का को-फाउंडर अल्फेज था। सच में अशर को अपनी जिंदगी में साथ देने वाला एक अच्छा दोस्त मिला था। अशर के आते ही अल्फेज ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी और कहा, भाई इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने कुछ खास टैलेंटेड और बेस्ट एक्सपीरियंस लोग हायर करने का फैसला किया है। हम ठीक है, लेकिन ये सब हमारी मेन एम से बाहर के नहीं होने चाहिए, बस ये याद रखना। अशर ने उस फाइल में देखते हुए कहा। फिर उस फाइल को टेबल पर रखकर वह अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ने लगा। अल्फेज ने चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप पर कुछ करते हुए कहा, बिल्कुल। ये कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और यह कुछ लड़कियां अच्छी डिग्री और सर्टिफिकेट रखते हुए भी कोई जॉब हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए मैंने इन्हें हायर करने का सोचा है। हमारी कंपनी के साथ साथ इनका भी भला हो जाएगा। अशर ने हाँ कहा और वह घुमा। इस वक्त उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें अभी भी काम चल रहा था। उस बिल्डिंग को देखकर अशर की आंखों में एक गर्व वाली चमक आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर खुदा को इस सब के लिए शुक्रिया अदा किया। तभी अल्फेज ने उससे पूछा, अशर हम दिल को कब बताएंगे कि वो इनायत की बहन है। अशर ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, जल्द ही। कहकर वह भी अल्फेज के पास चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ इनायत अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। कुछ दिनों से उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सुबह से अब तक उसे 10 बार वॉमिट हो गई थी। उसी पर अल्फेज की अम्मी भी घर पर नहीं थी। वह अल्फेज की बहन के घर गई हुई थी, इसलिए इनायत ने अल्फेज को कॉल किया और उससे लगभग ऑर्डर करते हुए जितना जल्दी हो सके घर आने के लिए कहा। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, इनायत ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे खोलते ही वह अल्फेज के सीने से लग गई। अल्फेज उसे देख मुस्कुराया और उसने इनायत की पीठ सहलाते हुए कहा, हस्बैंड क्राविन हम। इनायत ने सिर उठाकर थकी हुई नज़रों से उसे देखा तो अल्फेज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर आकर वह इनायत को लेकर अपने कमरे में आया। इनायत काफ़ी थकी हुई लग रही थी। अल्फेज ने उसे बेड पर लिटाने के बाद उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए पूछा, तुम ठीक हो इनायत।
इनायत उठकर बैठ गई और उसने फिर से अल्फेज को हक करके धीमी सी आवाज में कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सुबह से बहुत बार वॉमिट हो चुकी है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज आई, डरने की कोई बात नहीं है, जब डॉक्टर दिल इधर है। इनायत और अल्फेज अलग हुए और उन दोनों ने मुड़कर दिलकश को देखा। दिलकश ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था। अल्फेज ने दिलकश को देख मुंह बनाते हुए कहा, एक तुम्हारा शौहर ऑफिस में और एक तुम यहाँ घर में, मुझे एक मिनट खुशी का एहसास मत होने देना। ओके, दिलकश ने उन दोनों के पास आते हुए कहा। वह दोनों के पास आए और उसने अल्फेज को कमरे के बाहर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिलकश ने वापस इनायत के पास आकर उसका चेकअप किया, फिर अपने बैग से एक प्रेगनेंसी किट निकालकर इनायत को दी। इनायत टेस्ट करने के लिए बार बार मना कर रही थी। तभी दिलकश ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कहा, ठीक है फिर, मैं अल्फेज भाई को बोलती हूँ, अभी वो टेस्ट करेंगे ना, तब पता चलेगा। ये सुनते ही इनायत का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। करीब 20 मिनट बाद दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह इनायत का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर आई। अल्फेज बाहर सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। तभी दिलकश जोर से चिल्लाए, अल्फेज भाई। ये सुनते ही अल्फेज डरते हुए जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। दिलकश ने इनायत का हाथ छोड़कर कहा, ये लीजिए आपकी वाइफ और आपका अहम, मैं चलती हूँ, बाय बेब्स। इतना कहकर उसने इनायत को हक किया और उससे बाय कहकर अपना बैग उठाया। वही इनायत हिचकिचाहट से अल्फेज को देख रही थी और सोच रही थी कि वह अपनी प्रेगनेंसी की खुश खबर अल्फेज को कैसे बताएगी। दिलकश वहां से जाने लगी। वह दरवाजे तक ही पहुंची थी, तभी अल्फेज ने मुड़कर उसे देखा और हैरानी से कहा, फ्रैक्चर्ड पैर से कोई चल कैसे सकता है? अश को बताना पड़ेगा। ये सुनते ही दिलकश अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। वह धीरे से अल्फेज की तरफ घूमी और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी थी। अल्फेज उसका चेहरा देख एविल स्माइल करने लगा था। वही इनायत उसे देख मुंह दबाकर हंसने लगी थी। दिलकश मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई और उसने रोनी शक्ल बनाकर कहा, मैं नहीं जा रही हूँ घर, आशा बहुत डांटेंगे। इनायत ने सिर हिलाकर उससे कहा, तो ऐसे काम करती क्यों हो दिल? चलो कोई नहीं, मैं बात कर लूंगी आशा भाई से। ओके, वो नहीं डांटेंगे। दिलकश ने कुछ पल सोचने के बाद हाँ में सिर हिलाया। वह इनायत और अल्फेज के घर से वापस अपने घर जाने लगी। वह खुद ही ड्राइविंग कर रही थी। इन 2 सालों में अश ने उसे ड्राइविंग सिखा दी थी और दिलकश के लिए एक कार भी खरीद दी थी। दिलकश फास्ट ड्राइविंग करके जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसने गाड़ी से उतर कर देखा कि अश की गाड़ी पोर्च में नहीं है। इसका मतलब अश घर पर नहीं आया है, राइट? पर दिलकश हमेशा ही अश को कम मानती है और उसे अच्छे से पता है कि जब अश गुस्से में होता है तो उसका गुस्सा देख एक डेविल भी डरकर भाग जाए, पर वह फिर भी अपनी शैतानियों से कभी बाज नहीं आती थी। दिलकश घर के अंदर आए और सीधे अपने कमरे में गई, पर दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से किसी सौसर की तरह बड़ी हो गई। अश उसके सामने काउच पर बैठा हुआ था। उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी और दोनों हाथों को काउच के आर्मरेस्ट पर रखा हुआ था। अश और दिलकश की नजरें मिली। दिलकश उसे देख जबरदस्ती मुस्कुराने लगी थी। अश ने उसे देख मुस्कुराते हुए बेहद आराम से कहा, वेलकम बैक बेबी। अश उसे देखते हुए खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। उसे इस तरह से देख दिलकश को अपने पेट में एक नोट महसूस हो रही थी। वह तुरंत ही भागकर कमरे से बाहर जाने लगी और भागते हुए चिल्लाकर कह रही थी, सॉरी हिटलर। अश ने अपनी आंखें रोल की। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाला और वह कमरे से बाहर आया। दिलकश भागते हुए अश के स्टडी रूम में आए और उसके टेबल के नीचे छिप गई। कुछ ही पलों में अश भी अपने स्टडी रूम में आया और उसने एक नज़र पूरे स्टडी रूम में घुमाई। अश ने बेहद नरमी से कहा, दिल बाहर आओ। ये सुनकर दिलकश ने टेबल के नीचे बैठे हुए नामे ऐसे सिर हिलाया जैसे अश उसे देख सकता हो। अश धीमे कदमों से चलते हुए अपनी स्टडी टेबल के पीछे आया और टेबल पर चढ़कर बैठा गया। फिर उसने कहा, फाइन, तुम बाहर नहीं आ रही हो, ठीक है, तो रिटर्न गिफ्ट करना पड़ेगा अब। दिलकश उसकी बातें सुनते हुए अपने होठों को दांतों तले दबा रही थी, पर गिफ्ट शब्द सुनते ही उसकी आंखें फैल गई और उसने अपनी आंखें रोलकर चिल्लाकर कहा, आप बनी के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं लाते। अश टेबल पर आराम से बैठा हुआ था। उसने दिलकश की बात सुनकर बड़े अच्छे से मुस्कुराकर कहा, और कितने अच्छे से जानती हो तुम मुझे। नहीं। वह टेबल से नीचे उतरा और अपने पंजों के बल बैठकर उसने दिलकश का हाथ पकड़ उसे टेबल के नीचे से बाहर निकाला। अश ने दिलकश की कमर पकड़ी। तभी दिलकश ने अपनी आंखें बंद कर दोनों कानों पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, सॉरी, सॉरी।
डांटना मत, नाराज भी मत होना, मुझे बस आपका अटेंशन चाहिए था। आप कुछ दिनों से अपनी नई फर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही बिजी थे और आप मुझे टाइम। वह कह ही रही थी कि आशा ने उसके होंठों को कैप्चर कर उसे चुप करा दिया। आशा उसे काफी रफली किस कर रहा था और दिलकश जानती थी कि यह किस इतनी रफ क्यों हो। उसने जानकर आशा के लोअर लिप को बाइट कर लिया तो आशा ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी थी। आशा दिलकश को तब तक किस करता था जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ने लगी थी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो आशा ने उसके होंठों को छोड़ दिया। दिलकश गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी थी। आशा अपनी लंबी उंगलियों से उसकी चेस्ट को ट्रेस करने लगा और उसकी इस हरकत पर दिलकश का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। उसने दिलकश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, डोंट मेस विथ मी बेब, तुम अभी भी एक बेबी ही हो। आशा ने उसके कान पर हल्की सी किस करके बाइट किया तो दिलकश ने उसके बाइसेप्स को कसकर पकड़ लिया। आशा ने दिलकश के हाथ अपने बाइसेप्स से हटाए और दिलकश के हाथों की उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाकर कहा, तुम सीधे तरीके से यह बात मुझसे कह सकती थी दिल। इतना कहकर आशा ने दिलकश के नकल्स पर किस किया और धीरे से उसने दिलकश की कुर्ती उतार दी थी। दिलकश को इस तरह से देख आशा की आंखें डार्क हो गई थी। उसे देखते ही दिलकश ने जल्दी से कहा, नो नो नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, हिटलर टेबल पर नहीं। आशा उसे देख तिरछा मुस्कुराया और उसने कहा, कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। कहकर उसने दिलकश को कमर से पकड़ अपने करीब खींच खुद से सटा लिया और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आशा और दिलकश की स्टीमी मूवमेंट्स के बाद वह दोनों अपने बेडरूम में एक दूसरे की बाहों में आराम से लेटे हुए थे। उन दोनों की बॉडी पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। दिलकश आशा के खुले सीने पर अपनी उंगली से छोटे छोटे पैटर्न बना रही थी। वही आशा उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। दिलकश ने एकदम से अपना सिर उठाकर आशा को देखा और गुस्से में कहा, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, मैंने कहा था ना कम से कम टेबल पर नहीं। आशा ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, ट्रस्ट मी खरगोश, ये सब जो तुमने ड्रामा और नाटक किया ना, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत रफ पनिशमेंट देना चाहता था, पर फिर भी मैं बहुत सॉफ्ट था। दिलकश ने उसे घूरते हुए अपने गले, कंधों और चेस्ट पर बने निशानों की तरफ इशारा किया और कहा, हिम्मत तो देखो, ये निशान जो है ना 5-5 दिन से पहले नहीं जाने वाले हैं। आशा ने दिलकश की बात सुनकर उसकी नाक पर पैक किया था। उसने दिलकश के कंधे पर बने एक पर्पल कलर के लव बाइट पर अपनी उंगली से ट्रेस करते हुए पूछा, तुम मुझे ये बताओ दिल, वहां क्यों गई थी? कोई जरूरी काम था क्या? ये सुनते ही दिलकश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने खुशी से कहा, इनायत प्रेग्नेंट है। आशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तभी दिलकश ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, मुझे प्रेग्नेंट कर देना हिटलर। आप इतने बादाम खाते हैं, स्टैमिना जाता कहाँ है? आशा ने पलकते हुए दिलकश को बेड पर लिटा उसके ऊपर आते हुए कहा, ओह हिलो, ये तुम्हारा हर बार का है, हमेशा बीच में ही कहने लगती हो। बस बस मैं थक गई अब और नहीं। हाँ, और तुम्हारा कांपना। दिलकश ने जल्दी से आशा के मुंह पर अपना हाथ रख उसे बीच में ही चुप करा दिया था। आशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए दिलकश का हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा, सच कड़वा होता है दिलकश आशा अहमद। दिलकश ने उसे देख मुंह बनाया। आशा ने उसे देखते हुए आगे कहा, ऊपर से तुम कितना चिल्लाती हो, ओह माय गॉड मेरे कान। ये सुनकर दिलकश ने आशा के कंधे पर मारा और उसके सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने लगी। आशा उसके ऊपर से हटकर बेड पर उसके साइड में लेट गया था। दिलकश ने उसे एक बार घूरा और अपने ऊपर ब्लैंकेट लपेट वह बेड से उठने लगी। तभी आशा ने उसकी बाह पकड़ उसे वापस अपने पास लिटा दिया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, उफ इतने नखरे। दिलकश ने आशा के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, तो नखरे तो होंगे ही, इकलौती खरगोश हूँ आशा अहमद की। उसकी बात सुन आशा हल्का सा हंसकर उसे गुदगुदी करने लगा और दिलकश खुलकर जोर जोर से हंस रही थी।